नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि नेट क्या है और अपकमिंग जो नेट एग्जाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि नेट का एग्जाम होता क्या है। ठीक है, तो नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट का एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है, यानी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एनटीए नेट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में जानेंगे कि नेट का एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, एज लिमिट्स क्या है, एग्जाम का शेड्यूल क्या रहता है और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो नेट का एग्जाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है और इसका जो मेथड होता है वो ऑनलाइन यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आने वाला जो हमारा एग्जाम रहेगा वो जून 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो कि हमें एक मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, और मास्टर्स के एंड या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अगर नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो वो भी एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो यूजीसी नेट जो कि जून 2024 में परीक्षा आयोजित की जानी है। तो 2024 में जून में ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं यूजीसी नेट 2024 के लिए पात्रता मानदंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे नेट का एग्जाम 2 पेपर के रूप में हमें मिलता है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो कि एक जनरल पेपर होता है, ठीक है, और दूसरा पेपर जो कि सेकंड पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। अब देखिए यूजीसी नेट 2024 के लिए पात्रता के मानदंड कौन कौन से रहेंगे। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से मास्टर्स डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र रहेंगे। मीन्स ये है कि यूजीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनसे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और उस मास्टर्स में भी 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी 55% अंक के रूप में दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एनसीएल और थर्ड जेंडर के लिए यही प्रतिशतता 50% रहेगी, यानी मास्टर्स में 50% अंक प्राप्त जो कि रिजर्व कैटेगरी के रहेंगे और सिंपली आपको 55% मार्क्स मास्टर्स में होने चाहिए। अब देखिए ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड हैं, उनके कैंडिडेट हैं वो इलिजिबल नहीं रहेंगे नेट का एग्जाम के लिए। जेआरएफ के लिए अब नेट के साथ में ही जेआरएफ 2 के रूप में हमें एलिजिबिलिटी मिलती है। तो फर्स्ट जो कि नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके द्वारा हम एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और जीआरएफ के बाद में आपको स्टाइपेंड की व्यवस्था होती है जो कि
जेआरएफ का आवेदन करने वाले कैंडिडेट की एज लिमिट रहती है 30 और रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में 5 ईयर की छूट होती है। या फिर रिजर्व कैटेगरी के अलावा जो भी महिलाएं होती हैं उन सभी के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार वही SC ST OBC NCL PWD और थर्ड जेंडर के लिए 5 वर्ष की छूट होगी, यानी इनके लिए एज लिमिट 35 वर्ष रहेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें नेट की, तो नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कोई भी एज की अपर लिमिट नहीं है। लोअर लिमिट के लिए अगर हम कहें तो 18 वर्ष के बाद का कोई भी उम्मीदवार या कैंडिडेट या स्टूडेंट्स नेट के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री की है। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखें, अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी जिनका परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है वे आवेदन के पात्र रहेंगे। मीन्स ये कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो नेट के या पात्रता के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते। अगर किसी भी बच्चे का नेट हो जाता है मास्टर्स में जो कि फाइनल ईयर में है तो वो मान्य रहेगा। अब देखिए, यूजीसी नेट जो कि जून में नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो अपकमिंग एग्जाम जून में है जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, चेंज हो सकती है। तो अभी देखिए, लेकिन इसी के आसपास यानी जून में आपका एग्जाम करवाया जाएगा जिसके लिए यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन मार्च 2024 में होगा। यानी यूजीसी नेट का जो एग्जाम नोटिफिकेशन है वो मार्च में आएगा और ऑनलाइन फॉर्म फिल मार्च में ही स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ देखिए, लास्ट डेट अप्रैल में रहेगी, अप्रैल 2024 में रहेगी। लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फी तो अप्रैल 2024। करेक्शन विंडो फॉर्म में पाई गई त्रुटि को दूर करने का समय भी अप्रैल में रहेगा लास्ट। और अब देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड मई मंथ में 2024 को आएंगे। यूजीसी नेट एग्जाम जो कि जून में आयोजित होगी परीक्षा। रिलीज ऑफ आंसर की तो जून में ही आपकी आंसर की आएगी और ऑब्जेक्शन पीरियड भी जून में ही रहेगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट यानी रिजल्ट जुलाई में आने को एक्सपेक्टेड है। आप देखिए, मोड ऑफ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन रहेगा। एग्जाम ही सीबीटी मैथ रहता है। तो मोड ऑफ एग्जाम जो कि ऑनलाइन ही आपका पेपर रहेगा। एग्जाम की डेट है वो 10th to 21 जून को रहेगी। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। दोनों पेपर एक ही साथ आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब देखिए, यूजीसी नेट ज्योग्राफी एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम ये जाने कि नेट का एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि जनरल पेपर होता है और उस जनरल पेपर में
50 क्वेश्चन होते हैं और उन 50 क्वेश्चन के प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं, अर्थात ये पेपर 100 नंबर का होता है। ठीक है। और सेकंड पेपर जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ऑल ओवर एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है। अब फर्स्ट पेपर जिसको हमने जनरल पेपर, फर्स्ट पेपर जो कि एक कॉमन होता है और इसमें मेनली दोनों ही एग्जाम, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों में लगभग 10 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड होता है। तो पेपर फर्स्ट में जनरल पेपर, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन होते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से ऑल ओवर ये जनरल पेपर होता है जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। सेकंड पेपर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है जो कि 10 यूनिट्स में डिवाइड होता है। तो हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में 10 यूनिट्स में सेकंड पेपर आता है, जिसमें फर्स्ट यूनिट होती है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। अगला देखिए यूनिट थर्ड में ओशनोग्राफी है। यूनिट फोर्थ जो कि ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण भूगोल पर बेस्ड होती है। फिफ्थ यूनिट जो कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी की होती है। यूनिट सिक्स्थ में ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट या प्रादेशिक विज्ञान या रीजनल प्लानिंग आता है। नेक्स्ट देखिए यूनिट 7 में कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक भूगोल आता है। नेक्स्ट यूनिट 8 जो कि ज्योग्राफिकल थॉट इसमें आता है, जिसमें ग्रीक, रोमन, फ्रांसीसी विद्वानों के बारे में और मानव पर्यावरण से संबंधित विचारधाराओं के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है। अब ज्योग्राफिकल थॉट होता है जिसमें विद्वानों के विचारों को और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण होता है और उसी को हमें स्टडी करना होता है। नेक्स्ट देखिए यूनिट 9 जो कि ज्योग्राफिकल टेक्निक्स होती हैं और टेक्निक्स के पेपर स्टैटिकल पेपर हैं और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, जीआईएस से रिलेटेड डाटा के बारे में स्टडी होता है इसमें। यूनिट 10 जो होती है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना होता है। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, तो सबसे पहले स्थलाकृतिक भूगोल, तो जियोमॉर्फो और लॉजी भूमि की आकृति का वर्णन करने वाली यूनिट है ये फर्स्ट वाली, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर, एंडोजेनेटिक फोर्स जो कि अंतर्जात बल होते हैं एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स जो कि बहिर्जात बल होते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहरी भू आकृतियों का निर्माण करते हैं एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स जो कि बाह्य प्रक्रम होते हैं और ये अवसादी चट्टानें बनाते हैं या लैंडफॉर्म की रचना करते हैं। तो बाह्य जो बल होते हैं
इनके द्वारा भू आकृति का निर्माण होता है, जैसे पवन है, समुद्री लहरें होती हैं, भूमिगत जल है, या नदियों के द्वारा बनने वाले भू आकारों को इसमें देखा जाता है। अब देखिए एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं और इसमें एक दीर्घकालिक और एक पटल विरूपणी बल होते हैं, जो कि पर्वत निर्माणकारी और महाद्वीप निर्माणकारी होते हैं। महाद्वीप का निर्माण अधोमुखी या ऊपरी मुखी बल के कारण से होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड जो फोर्सेस के द्वारा निर्माण होता है। और साथ में ही जब हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल और महाद्वीप निर्माणकारी बल, जो कि एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक फोर्स होते हैं, तो पर्वत निर्माणकारी बल 2 प्रकार के होते हैं, या पर्वतों का निर्माण 2 बलों के फलस्वरूप होता है, तनाव और संपीड़न के कारण से। ठीक है, तो तनाव या चट्टानों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण से चट्टानें विभंग हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए डेनुडेशन। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स में अपर्दन अपक्षय की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और एंडोजेनेटिक फोर्स में भूकंप, ज्वालामुखी आदि बल आते हैं। आप देखिए डेनुडेशन एंड वेदरिंग, तो अपक्षय और अपर्दन को भी हम पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, जो कि डेविस और पेंक के द्वारा भौगोलिक साइकिल और भू आकृतिक चक्र दिए गए हैं। तो डेविस जो रचना, प्रक्रम और अवस्था की बात करते हैं, यानी किसी भी लैंडफॉर्म की रचना के ऊपर 3 प्रकार की प्रभाव देखने को मिलते हैं। संरचना को देख करके लैंडफॉर्म्स प्रभावित होती हैं, प्रक्रम से और अवस्था से, यानी किसी भी इरोजन को, एक चट्टान के ऊपर हम इरोजन को स्टडी करते हैं, तो संरचना, प्रक्रम और अवस्था 3 दशाओं को देखना होता है मिलनी। तो सबसे पहले की चट्टान की रचना या संरचना या बनावट किस प्रकार की है, अवस्था किसी भी चट्टान के उत्पत्ति से या अपरदन में कितना समय लगा है, उससे हमें पता चलता है कि भू आकृति का किस प्रकार से रचना हुई है। नेक्स्ट है पेंक। तो पेंक एक जर्मन भूगोलवेता है और इन्होंने भी भू आकृतिक चक्र दिया है। अगला देखिए थ्योरीज पढ़ेंगे हम पर्वत निर्माण से रिलेटेड। पर्वत के निर्माण की जो हलचल है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ अ स्लोप, तो ढाल के निर्माण का सिद्धांत और ढाल के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अर्थ मूवमेंट्स, ठीक है, भू संचलन को हम पढ़ेंगे। अब देखिए सिस्मिसिटी या फोल्डिंग वोल्केनिसिटी, तो भूकंप को, ज्वालामुखी को, भ्रंश और वलन को पढ़ना है। लैंडफॉर्म्स, ऑक्यूरेंस एंड केसेस ऑफ जियोमॉर्फिक हजार्ड, तो लैंडफॉर्म्स की रचना किस प्रकार से हुई है और क्या कारण रहे हैं उनके, और कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। तो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन और एवलांच। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। और नेक्स्ट देखिए क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ठीक है, जलवायु किसी स्थान विशेष के ऊपर लंबे समय की अवधि के दौरान जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमें कंटिन्यू दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम जलवायु कहते हैं। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल की संगठन और संरचना क्या है। नेक्स्ट है इंसोलेशन, सूर्य तप और सौर्य के विकिरण के बारे में। हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उष्मा बजट, कि पृथ्वी के ऊपर आने वाला रेडिएशन कितना है और वापस से जाने वाला रेडिएशन अर्थ से कितना है, इसी का संतुलन
हीट बजट कहलाता है। टेम्परेचर यानी तापमान और तापमान का वितरण पढ़ना है। प्रेशर एंड विंड्स के बारे में बात करनी है। तापमान से सीधा दाब पर प्रभाव पड़ता है और दाब के कारण से पवनें चलती हैं। तो पवनों के बारे में, पवनें जो कि माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो स्केल पर चलने वाली पवन होती हैं, जो कि ध्रुवीय, पछुआ और व्यापारिक पवनों के रूप में पृथ्वी पर संचालित होती हैं, उन्हीं को हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एयर मासेस, जो कि वायु राशियां होती हैं, फ्रंट्स होते हैं यानी वाताग्र होते हैं। वाताग्र एक दो विपरीत स्वभाव से चलने वाली जो एयर मासेस हैं, उनके मिलन क्षेत्र के ऊपर ये दोनों हवाएं बेसिकली मिल नहीं पाती हैं और बीच में कोई ढलवा सीमा का निर्माण हो जाता है, उसे ही फ्रंट कहा जाता है। एयर मासेस या वायु राशि किसे कहते हैं? तो समान आर्द्रता या समान तापमान को रखने वाली एक वायु होती है जो कि स्थिर होती है, एयर मास कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपर एयर सर्कुलेशन, तो ऊपरी वायु का परिसंचरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हवाएं ऊपर जाती हैं जिसके कारण से वर्षा कराती है। साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन हवा की चक्राकार गति के कारण से बनते हैं, जिसमें हवाएं केंद्र के अंदर प्रवेश करती हैं और केंद्र में लो प्रेशर पाया जाता है। हवाएं इसमें एंटर करती हैं और हवाओं का बीच से उत्थापन हो जाता है, इसी के फलस्वरूप फिर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा एंटी साइक्लोन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हमने स्टडी करना है। तो 2 यूनिट हमारी कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड हमारी यूनिट रहेगी वो ओशनोग्राफी है। ओशनियोग्राफी या समुद्र विज्ञान, सभी समुद्रों का, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स को हम स्टडी करेंगे और समुद्र के सीमांत सागर, सीमांत खाड़ियां और समुद्र के तापमान, लवणता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए रिलीफ ऑफ ओशन, तो समुद्र के जो स्थलाकृतियों का स्टडी करना है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड साइनलिटी, तो महासागरों का तापमान, महासागरों की घनत्व और लवणता के बारे में पढ़ना है। सर्कुलेशन, समुद्र में वार्म एंड कोल्ड करंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी धाराएं किस प्रकार से गर्म और ठंडी स्वरूप के आधार पर चलती हैं, तटों के पास प्रवाहित तो होती हैं, किस प्रकार से लहरें मुड़ जाती हैं, किस प्रकार से धाराएं मोड़ खाती हैं, क्या विशेषता है और इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो वेव्स, टाइड्स, सी लेवल चेंज को स्टडी करना है, यानी धाराओं को स्टडी करना है। ज्वारीय तरंगों को स्टडी करना है, ज्वार भाटा को इसमें स्टडी किया जाएगा। सी लेवल चेंज यानी समुद्र तल का परिवर्तन स्टडी करना है। नेक्स्ट है समुद्र के अंदर आने वाले हाजार्ड्स यानी समुद्री आपदाओं के बारे में, जैसे सुनामी और साइक्लोन। ठीक है, तो सुनामी ओशन के अंदर आने वाले ही भूकंप होते हैं और साइक्लोन वही कि तो विपरीत स्वभाव वाली वायु आती है और चक्राकार गति में केंद्र की ओर ये हवाएं प्रवेश करती हैं, देन ओशन में ही साइक्लोन निर्मित होते हैं। फोर्थ यूनिट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, तो हमारे चारों ओर का वायु, जीव, पादप सम्मिलित रूप से एनवायरमेंट कहलाता है। एक पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण या पर्दा होता है जिसमें सभी जीव या अजैव
तत्व पाए जाते हैं। तो इकोसिस्टम को हम रीड करेंगे इसमें। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र टांसले के द्वारा दिया गया इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को हमने स्टडी करना है। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा सिस्टम चेन या प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अजैव के साथ और अजैव का जीव के साथ में संबंध तथा इन दोनों का सम्मिलित रूप से फिर ऊर्जा से क्या संबंध रहता है और किस प्रकार से इकोसिस्टम में रहते हुए जीव अपना विकास करते हैं, पादप अपनी ग्रोथ करते हैं और किस प्रकार से आपस में अंतर संबंधित रहते हैं। ठीक है। ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन एंड ह्यूमन इकोलॉजी। तो मानव पारिस्थितिकी को हमें स्टडी करना है। फंक्शंस क्या है, तो इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस है, माने प्रोसेस क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या होते हैं। नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को स्टडी करना है। लीगल फ्रेमवर्क, एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स का या बनाए गए नियोजन को हमने स्टडी करना है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज को पढ़ना है। एनवायरमेंटल ट्रीटीज यानी संधियों को स्टडी करना है। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को हमने पढ़ना है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में ये सब हमारा सिलेबस रहेगा। अब आ जाते हैं 5th यूनिट पे, जो कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पे है। तो अब हम मानव भूगोल को स्टडी करेंगे। मानव भूगोल में स्वयं मानव को स्टडी करना है। मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करना है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी को स्टडी करना है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में तो हम मानव को स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी को पढ़ना है। ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम। इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल, जो कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। ग्रामीण अधिवास या रूरल सेटलमेंट और अर्बन भूगोल, नगरीय भूगोल या अर्बन सेटलमेंट के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूरल सेटलमेंट, वही पॉपुलेशन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी किया जाएगा, जिसके थ्रू एक हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर्स रहेंगे। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जो कि ह्यूमन अपना डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर यानी कृषि भूगोल पे स्टडी करना होगा इसमें, जिसमें कृषि और कृषि के पैटर्न्स को पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ना है, एग्रीकल्चर पैटर्न स्टडी करना है, कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता को स्टडी करना है, शस्य गहनता को, शस्य संयोजन को हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, तो औद्योगिक भूगोल, जिसमें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या औद्योगिक भूगोल में मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, जिसमें विनिर्माण उद्योग से संबंधित इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में उद्योगों की रचना आती है। तो मानव के द्वारा लगाई गई इंडस्ट्रीज को स्टडी किया जाएगा। इसमें उद्योगों की अवस्थिति के लिए एक ऐसा प्लेस निर्धारित किया जाना या ऐसा स्थान ढूंढना जहां पर लाभ की अत्यधिक प्राप्ति हो सके। इसके लिए इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में अल्फ्रेड वेबर, अगस्त लॉस,
E.M. व्यूअर के थ्योरीज को हम स्टडी करेंगे। थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन। ओके, ग्रेविटी मॉडल जो कि हमारा रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास, किसी क्षेत्र विशेष का विकास करने के लिए हमें रीजनल प्लानिंग करनी पड़ती है, क्षेत्र का नियोजन करना पड़ता है, उसके लिए प्री प्लानिंग की जाती है। तो रीजनल डेवलपमेंट में ग्रेविटी मॉडल और इसके वेरिएंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। रीजनल डेवलपमेंट, टोपोलॉजी ऑफ रीजन्स, यानी प्रादेशिक विकास में फॉर्मल एंड सेक्टोरल रीजन, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटी, तो प्रादेशिक भिन्नताओं को हमने पढ़ना है। और रीजनल जो प्रदेश हैं हमारे, यानी रीजनल प्रादेशिक आधार पर हमने किसी स्थान को किस किस भागों में बांटा है, इन सब के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो रीजनल प्लानिंग को इस प्रकार से हमने देखा है, और ये हमारा यूनिट 6 में रहेगा। अब आइए कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में यूनिट 7 में कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी। तो सांस्कृतिक भूगोल में लैंडस्केप की विचारधारा, कार्लो सावर जो कि कल्चरल ज्योग्राफी के फादर रहे हैं। सोशल ज्योग्राफी या मानव के एक समुदाय या एक समूह में रहने, मानव का एक समुदाय में रहते हुए जो एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टडी किया जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसमें सीमाएं, सीमांत, राज्य का राजनीतिक क्षेत्र, लैंडलॉक कंट्री एंड साथ में ही ओशियन के साथ में या तट के साथ लगने वाले राज्यों को स्टडी किया जाएगा। इसी के साथ में हार्टलैंड थ्योरी जो कि मैकिंडर के द्वारा दी गई है, और हार्टलैंड के थ्रू यूरोप, मध्य यूरोप का भाग या लैंड का मध्य वाला भाग जो कि शक्तिशाली बताया गया है। रिमलैंड थ्योरी जो कि जे स्पाइकमैन के द्वारा रिमलैंड थ्योरी दी गई है, उनको हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, इलेक्ट्रल या निर्वाचन भूगोल को हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 8 है जो ज्योग्राफिकल थॉट को हम पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स को हमने स्टडी करना है। कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफर्स जिसमें बर्नहार्ड वारेनियस हैं, इमेनुअल कांट हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिक्टर, कार्ल हाउसेफर, हार्टसोन, इम्पैक्ट ऑफ डुअलिज्म थ्योरी इन ज्योग्राफिकल थॉट। तो भूगोल में द्वैतवाद को स्टडी करना है। अब आइए ज्योग्राफिक टेक्निक्स पे। तो अब 9th यूनिट पे हम आ गए हैं, और 9th यूनिट पे सोर्स ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डाटा, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा, टाइप्स ऑफ मैप, मानचित्र किसे कहते हैं और मानचित्र के निर्माण की विधियां, टाइप्स ऑफ मैप यानी मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, टेक्निक्स एंड मैप मेकिंग, पोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक, डेसीमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक एंड फ्लो मैप के बारे में स्टडी करना है। डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप, पाई डायग्राम, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स यानी पाई डायग्राम, बार डायग्राम एंड लाइन ग्राफ, जीआईएस डाटाबेस, रास्टर डाटा एंड वेक्टर डाटा फॉर्मेट एंड अट्रीब्यूटेड डाटा फॉर्मेट को स्टडी करना है, यानी रिमोट सेंसिंग, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को,
GIS को इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 10th है और इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जिस प्रकार से हमने इसमें प्रादेशिक भूगोल का क्रमबद्ध व प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी प्रदेश विशेष का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल से अभिप्राय है भारत के जनसंख्या, भारत का भूभाग, भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, भारत में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, भारत में कितने प्रकार की सॉइल्स पाई जाती हैं और उन सॉइल्स में पर्टिकुलर किस प्रकार की एग्रीकल्चर पैटर्न को फॉलो किया जाता है, भारत में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, भारत का ट्रांसपोर्ट और भारत की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेटू। अगला देखिए क्लाइमेट, भारत में मौसम और जलवायु को स्टडी करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेटिक डिवीजन, जलवायु प्रदेशों को पढ़ना है। इंडियन मानसून को स्टडी करना है। जेट स्ट्रीम एंड हिमालयन, जो जेट स्ट्रीम का भारत के ऊपर क्या इफेक्ट है, भारत में हिमालय और हिमालय का डिवीजन पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों का विवरण स्टडी करना है। सॉइल्स एंड वेजिटेशन को पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे। भारत में जलीय व्यवस्था, भारत में मिनरल्स यानी खनिज एंड मैराइन रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ये सभी हमारा सिलेबस रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का स्केड्यूल और एज लिमिट्स एंड क्वालिफिकेशन अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड और हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी के साथ में नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी। तो फर्स्ट हमारा क्लाइमेटोलॉजी पे हम डिस्कस करेंगे और वहीं से हमारा एग्जाम का स्टार्टिंग रहेगा, यानी नेट का प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पेज क्लाइमेटोलॉजी को लेकर के हम चलेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.